नमस्कार देशवासियों, पूछता है भारत में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैंने पहले ही कहा था कि आज मैं तक वालों को सुशांत पर ही नहीं बल्कि हाथरस पे भी उनको बेनकाब करने आया हूं। मैंने पहले ही दिन प्रण लिया था दोस्तों कि हाथरस के गिद्धों को बेनकाब जल्दी जल्दी जरूर करूंगा, क्योंकि ये गिद्ध गैंग बेटी के कफन में भी अपना टीआरपी का मुनाफा ढूंढ रहा है। इसलिए इनका असली चेहरा देश को दिखाना बहुत जरूरी है दोस्तों, हम जब सत्य की खोज में निकलते हैं तो पाताल से भी सबूत निकालकर आते हैं। आप जानते हैं रिपब्लिक भारत को, लेकिन टीआरपी के लिए हाथरस पहुंचा प्रायोजित मीडिया 3 दिन में ही घबरा गया। और ब्रेकिंग न्यूज यह है कि सारे उनके एंकर वापस आ गए घर। जाके बोला इन्होंने कि कुछ नहीं मिला। अपना टेंट उखाड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ यही बिकाऊ मीडिया। 3 दिन पहले प्रायोजित बिकाऊ गिद्ध वाड्रा मीडिया की जो नाटक मंडली हाथरस पहुंची थी, उसे अचानक ज्ञान हुआ कि झूठ की बुनियाद टिकाऊ नहीं होती। इसलिए जैसे ही इन्हें लगा कि अब पोल खुलने वाली है, यह दलाल मीडिया पतली गली पकड़कर वहां से भाग निकला। दोस्तों, मैं हाथरस की घटना का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। हाथरस में जुगाड़ मीडिया के इस्तेमाल से गिद्ध गैंग बेटी के नाम पर वोट कमाने की कोशिश कर रहा था। वहां फोन करके पीड़ित परिवार को सिखाया जा रहा था कि आपको क्या कहना है, हम तक वाले हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपको बताएंगे, ट्यूशन देंगे, क्या बोलना है। वो भीम आर्मी जिसने पीड़ित परिवार पर कब्जा कर लिया है, उनको नार्को टेस्ट कराने से रोक रहा है। अरे कौन है आप? क्या तक वालों ने आपको सुपारी देकर वहां भेजा है? क्या आप दंगाइयों के दोस्त बनकर वहां बैठे हैं? ये वही लोग हैं दोस्तों, भूलिए मत, जो दिल्ली दंगों के आरोपी को मंच दे रहे थे, रिया चक्रवर्ती को मंच देते हैं, और अब हाथरस में दंगे वाली तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, मैं शाहीन बाग के इस मीडिया पार्टनर को छोड़ने वाला नहीं। मैं वाड्रा कांग्रेस के साथ मिलकर चिता की राख पर राजनीति करने वालों को छोड़ने वाला नहीं हूं, और आप भी मत छोड़िए। अगर हिम्मत है तो गिद्ध गैंग में शामिल प्रायोजित मीडिया पूरे देश के सामने माफी मांगे, क्योंकि जब तक ये आपने किए की माफी नहीं मांगते हैं, हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। पूरा देश इन्हें नहीं छोड़ेगा। इसलिए पूछिए, क्योंकि सच्चाई हाथरस की अगले 2-3 दिनों में रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है। पूछिए, क्योंकि हमारे साथ पूछता है भारत कि हाथरस की बेटी की जो लोग इंसाफ दिलाने गए थे, वो बिना इंसाफ दिलाए भाग क्यों गए। अगर नेता हाथरस की जनता के साथ खड़े हैं तो जनता उन्हें वहां से भगा क्यों रही है। जो दलाल मीडिया हाथरस पर हंगामा कर रहा था, वो दंगे वाली सच्चाई पर चुप क्यों है। और आज का सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, क्या हाथरस में इंसाफ वाला दिखावा, जाति वाला जंग और नफरत का दंगा कराने के लिए वहां पे लोग गए थे? दोस्तों, अगर दंगे की कोशिश ये लोग कर रहे थे तो इस पे सवाल आप पूछिए, मैं पूछूंगा, और हमारे साथ पूछता है भारत। कैसे हाथरस में एक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी। अराजकता तो यहाँ पर आते हैं, पुलिस पर पत्थर बरसाते हैं। अंदाजा आप लगाइए कि पुलिस को कैसे टारगेट किया जाता है। तैयारी है लोगों को भड़काने की, और भड़काया कैसे जाए, इसी तरीके से आग लगाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के हाथरस से जब गिद्ध गैंग बाहर निकली तो हाथरस में षड्यंत्र और साजिशों का सच सामने आने लगा। सच उन सियासी गिद्धों का जिन्होंने अपने फायदे के लिए पीड़िता के परिवार को घेर लिया है। सच उन दलाल मीडिया का जिन्होंने अपने फायदे के लिए हाथरस की झूठी स्क्रिप्ट लिख दी। और सच सामने आ रहा है उस दंगा गैंग का
जो दिल्ली से लेकर हाथरस तक दंगे के जोर से सच को जलाने की कोशिश करता है। उत्तर प्रदेश में अभी कितनी भीषण जाति और सांप्रदायिक दंगे की नींव रखी गई थी, कैसे कैसे लोग, राजनीतिक दलों के लोग, विभिन्न संगठनों के लोग किस तरीके से दंगा कराने पे उतारू थे, यह दृश्य आपने देखा होगा। जिन लोगों ने एक पीड़िता के परिवार के दर्द को जाति की जंग में बदल दिया, जिन लोगों ने पीड़िता के परिवार पर दबाव डालकर उन्हें मानसिक प्रताड़ना दी, अब उनका असली चेहरा सामने आ रहा है, क्योंकि जो हाथरस में खुद को दलितों का हितैषी कह रहे हैं, उन्हीं के सियासी साथी बिहार के पूर्णिया में एक दलित नेता की जान के दुश्मन बन गए। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो है कि मुझसे 50 लाख रुपया जो है कि वो बोले कि चंदा देना पड़ेगा। तो अनिल साधु जी जो है कि हमको लेके गए, तेजस्वी यादव जी बोले 50 लाख रुपया लगेगा। तो हम बोले ठीक है, सोच के बताएंगे। तो मुझे वो जाति सूचक गाली देके घर से वो भगा दिया कि तुम जो है कि जाति और तुमको जो कि विधानसभा नहीं जाने देंगे। जो राहुल और प्रियंका हंसते हुए हाथरस जा रहे थे, उनका करीबी नेता हाथरस में दंगों का दलाल बन रहा है। इनके गुनाह सामने आ रहे हैं। ऐसे में सवाल है, क्या हाथरस में जाति के नाम पर शांति और व्यवस्था को जलाने की साजिश हो रही थी? पूछता है भारत। पूछता है भारत में पहले हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करेंगे। हमारे साथ श्वेता त्रिपाठी और कविता सिंह दोनों हैं। पहले मैं कविता के पास जाऊंगा, फिर श्वेता के पास, फिर दोनों आप हमें लाइव रिपोर्ट बताएं। अब सवाल यह है, और यह कहना पड़ेगा कि अभी सवाल ये उठ रहे हैं कि हुआ क्या था। जो ये लोग बलात्कार और सामूहिक बलात्कार की बात कर रहे हैं, उसके पीछे तथ्य क्या है, सच्चाई क्या है और सबूत क्या है कविता? इसके साथ साथ पिछले 2-3 दिनों में आपने क्या देखा? किस तरह के सवाल वहां पे पूछे जा रहे हैं और किस तरह के सबूत आ रहे हैं? इसके बारे में पहले आप कविता हमें बताइए कि आपने क्या देखा ग्राउंड पे। बॉस ये देखिए, आपने सवाल पूछा नहीं कि इनका ये इनकी जो नारेबाजी है वो शुरू हो गई है। दरअसल इनका साफ तौर पर यही कहना है, बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं ग्राम प्रधान के घर के सामने। और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि दरअसल जो आप बलात्कार की बात कर रहे हैं, जो संगीन इल्जाम लगाए जा रहे थे, वो इल्जाम इसी बात को लेकर लगाए जा रहे थे कि कुछ रिश्तेदार कथित भाभी और भैया सामने आ गए थे। इनका ये कहना है, भाभी को इससे पहले गांव ने कभी नहीं देखा था, भैया कहां से आए कोई नहीं जानता। इसलिए इनकी ये मांग है, इसी मांग के साथ ग्राम प्रधान के घर के बाहर आए थे। इनकी साफ तौर पर यही मांग है कि परिवार के अंदर कौन मौजूद है, उसकी आइडेंटिटी रिवील की जाए। इन्होंने दबाव डालकर बहुत सी एक्सक्लूसिव चिट्ठी हम लोग दिखा रहे हैं। ये चिट्ठी इन्होंने लिखवा ली है, डीएम को ये चिट्ठी लिखी गई है और निवेदन किया गया है कि जो लोग देखिए फर्जी रिश्तेदार के रूप में एक हुए हैं, जिससे पूरे गांव तथा क्षेत्र में जातिगत हिंसा भड़कने की संभावना है। आज ग्राम पंचायत बगना कुलगड़ी में समस्त लोग एकत्रित होकर ये मांग कर रहे हैं कि गांव में केवल उन्हीं लोगों को रोका जाए और इनकी पहचान को सार्वजनिक की जाए। ये चिट्ठी तक इन्होंने लिखवाई। दरअसल देखिए, बहुत बड़ा इल्जाम ये लोग लगा रहे हैं। इनका साफ तौर पर बॉस यही कहना है, इनका यही कहना है कि हो ये रहा है कि भीम आर्मी ने, इल्जाम इनका ये है कि भीम आर्मी ने दरअसल कुछ लोगों को वहां पर फर्जी रिश्तेदार के रूप में प्लांट किया है। ये वही लोग हैं जो खबर को गलत तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं और इन्हीं के पास अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ चैनल जा रहे हैं और फिर जो धांधली है उसकी कीमत पूरा देश चुका रहा है, क्योंकि गलत खबरें आम जन तक पहुंच रही। इसलिए रिपब्लिक भारत यहाँ पर है। और सबसे बड़ी बात जो आज का सुपर एक्सक्लूसिव है वो है रिपब्लिक भारत के पास ही। हम आपको बता दें कि जो चश्मदीद है वो तक यहाँ पर आए हैं। उन्होंने रिपब्लिक भारत को साफ तौर पर यही कहा है कि दरअसल वो जब पहुंचे थे तो वहां पर संदीप जो प्राइम अक्यूज्ड है, वो तो पहले अपने पिता के साथ पानी भरा था। बाकी माँ और भाई थे और वो लगातार कह रहे थे कि संदीप का नाम लेना। वो लोग तुरंत एम्बुलेंस भी उन्होंने नहीं किया, बल्कि लड़की वहीं पर थी और उसके बाद बाइक पर बैठा के उसे लेकर गए। यानी कि टांगे भी टूटी नहीं थी, पूरे कपड़े पहने थे। दुष्कर्म को उन्हें नहीं लगा कि उसके साथ हुआ। अभी किस बात को लेकर नाराजगी, जल्दी से बॉस पूछ रहे हैं। मैम, गांव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विभिन्न राजनीतिक। अर्नब का आपसे सवाल है, मेरा नहीं है जी। मैं अर्नब जी से ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के हैं, भीम आर्मी के हैं, जो गांव में रुके हुए हैं और वो वहां पर लोगों को भड़का रहे हैं, लोगों को जाति से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दंगा भड़काने का पूरा प्रयास है यहाँ।
हम लोग डर के माहौल में जी रहे हैं। हम चाहते हैं कि वहाँ सभी व्यक्तियों की आईडी चेक की जाए, जो उस परिवार के ब्लड रिलेटिव ना हो उनमें से किसी व्यक्ति को गाँव में रुकने ना दिया जाए। विभिन्न लोग जो बस भर के यहाँ आ रहे हैं वो क्या कहना चाहते हैं, क्यों हमें डरा रहे हैं, हमें समझाइए सही। हम केवल न्याय चाहते हैं, हम बेटी के भी हक में हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि न्याय हो बेटी के साथ, लेकिन कोई दोषी ना फंसे। ये आप चाहते हैं। आप सुबह से ये कह रहे थे कि हमें इंतजार है कि अर्नब गोस्वामी से अपने दिल की बात करेंगे, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? किस बात का इंतजार था आज यहाँ पर? सुबह से आप इकट्ठा आएगी, चिट्ठी भी आपने लिखवा ली है, फिर रिपब्लिक भारत पर ही भरोसा क्यों? अर्नब से क्या बात करनी है? हमें इसलिए विश्वास है कि मात्र एकमात्र यही ऐसा चैनल है जो कि सत्य को निखारना चाहता है। अधिकांश चैनल ऐसे हैं कि चंद पैसों में बिक जाते हैं, कोई भी न्याय की तरफ नहीं जा रहा। केवल आप पर ही हमारा भरोसा है। और जो ग्राम बुलेडी का प्रकरण है, वहाँ अधिकांश लोग ऐसे हैं कि फर्जीफिकेशन के आधार पर उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन मदद नहीं कर रहे, वे हमेशा अन्याय का साथ दे रहे हैं। इसलिए उनकी आईडी चेक की जाए और चारों तरफ हमारे क्षेत्र में शांति व्यवस्था की जाए। और बहुत सबसे बड़ी बात ये, जल्दी से मैं अपनी बात खत्म कर दूं। ये ग्राम प्रधान है जिनको ये चिट्ठी जिनको सौंपनी है। कल आप जाएंगे डीएम के पास इसी चिट्ठी को सौंपने के लिए? माता जी, ये चिट्ठी सौंपनी चाहिए डीएम साहब को। हाँ, और सुनिए, आज आप एसआईटी के साथ गई थी और आपने अपना बयान दर्ज कराया है हाथरस कांड को लेकर। क्या बात हुई, क्या सवाल हुआ? अबे कुछ 2 घंटे बाद आई हैं आप। वो बयान वो कराए थे, जो बॉडी जली उसके मुझे पता नहीं था। अच्छा। वो दूरी पे तो इसलिए 2 घंटे तक आपसे पूछताछ हुई है? नहीं। हाँ, लेकिन जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि देखिए आपकी बातें जनरली यही हैंडल करते हैं, यही सारा कुछ करते हैं। सर, आप जल्दी से सामने आइए, हमारे पास वक्त नहीं है। हाँ, हम ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और हम आपकी बात सुनना चाहते हैं और अर्नब सुनना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ खड़े हैं। बताइए जी। मेरी मम्मी प्रधान है, हैंडल मैं ही करता हूँ। हाँ, बात क्या है? क्यों साजिश की आपको वो लग रही है? इतने बड़े लोग, इतनी बड़ी तादाद में लोग क्यों आए? अरे हमको ये भरोसा नहीं, भीम आर्मी के आदमी कुछ बुलवाड़ी में आए मेरे पास, सब बुलवाड़ी के गांव के आए। उन्होंने बोला कि प्रधान जी यहाँ भीम आर्मी के लोग हैं, हमको धमकी देते हैं, इनकी आईडी चेक कराई जाए। और ये हम नहीं, लेकिन बड़ी बात जो आपने इससे पहले कही थी, जो आप कह रहे थे कि मैं सिर्फ अर्नब को बताना ये चाहता हूँ कि 3 से 4 महीने पहले जो पीड़ित के पिता ने आपको फोन किया था, उसके बारे में बात करिए। वो ऐसा था, करीब वहाँ मेरा काम करा रहा था, 3-4 महीने पहले ये लड़के लड़की पकड़े गए। जब उनसे बोला मैंने, पकड़े क्या गए? प्रेम प्रसंग को लेकर आप बोल रहे हैं? प्रसंग को। हाँ, जी। और फिर मैंने बोला, मैंने कहा ऐसा लड़के को हम भेज रहे हैं, लड़का भेज दिया, आप शादी कर दो इस लड़की की। आपने सुलह करने की कोशिश की? हाँ, सुलह करने की कोशिश की। जी। फिर उसके बाद बात यहाँ तक कैसे बिगड़ी 4 महीने में? बात है कुछ राजनीतिक दलों ने ये वो बना दिया। और तो देखा बॉस, आपने साफ तौर पर यहाँ पर लोगों का मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कविता, एक सवाल मैं, जितने लोग हैं उनसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, जितने लोग आपके साथ हैं जी, एक छोटा सा सवाल मैं उन्हें करना चाहता हूं। आप जरा मेरी ओर से उन सबको पूछिए, क्या उनको लगता है कि ये सारा मामला जो हुआ इसके पीछे किसी तरह से जातीय दंगे भड़काने की कोशिश या साजिश थी? इसके बारे में जरा बताइए। और दूसरी बात जो मुझे आश्चर्यचकित मुझे लग रहा है, आप उनको भी कह सकते हैं, इतनी बड़ी भीड़ वहां पे जमा है और अकेले सिर्फ रिपब्लिक भारत है। ये बाकी जो मदारी पत्रकार है वो कहां चले गए? अब मुझे दिख रहा है सिर्फ रिपब्लिक भारत, और कोई चैनल दिख ही नहीं रहा है अभी जी। ये ऐसा कैसे कविता? मेरा सवाल और मेरी बात को भी जरा वहां पे जो लोग हैं उनके बीच आप सियासत के बारे में सुना था। बिल्कुल। अर्नब गोस्वामी, जिनका इंतजार आप सुबह से कर रहे थे और यहाँ पर इकट्ठा थे और बार मुझसे यही सवाल कर रहे थे कि कब आएंगे, भूखे प्यासे यहाँ पर खड़े हैं, वो स्टूडियो से सीधा सवाल आपको दाग रहे हैं कि क्या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, दंगा फैलाने की कोशिश की जा रही है, जातीय संघर्ष को भड़काने की कोशिश की जा रही है? आपको लगता है? बिल्कुल। दंगा फैला रहे। एक और सवाल पूछता है भारत, पूछता है अर्नब गोस्वामी। एक और सवाल बॉस का है आप सभी के लिए। वो सवाल ये है, इतने सारे चैनल इस वक्त यहाँ पर सिर्फ रिपब्लिक भारत ही क्यों है? ये सवाल बॉस का, स्टूडियो से अर्नब गोस्वामी का, आप सबसे, मुझसे नहीं है सवाल, मुझसे नहीं है, मैं तो अपना फर्ज निभा रही हूँ। आपसे सवाल है कि बाकी चैनल वाले कहाँ हैं, आपके पास क्यों नहीं है? एक करके बहुत जल्दी से छोड़। केवल अन्ना
विश्वास नहीं है। ये सब चैनल सब दलाली कर रहे हैं। कांग्रेस यहाँ पर पैसे देके बिक चुके हैं वो चैनल, वो हमारी सच्चाई को नहीं दिखा रहे, वो हमारी सुनते नहीं है, वीडियो को बना ले जाते हैं लेकिन वो हमारी सच्चाई को बिल्कुल नहीं। वीडियो बना लेते हैं, अरे बॉस नई बात सामने आई है, वीडियो बना लेते हैं लेकिन उसको दिखाते नहीं है। यहाँ पर 12 गांव की महापंचायत, उसमें सभी जाति सभी वर्गों के लोग एकत्रित हुए। हमने सभी मीडिया चैनल को सूचना दी, आज तक वालों को, इंडिया टीवी को, सभी को, लेकिन कोई न्यूज चैनल हमारी बात सुनने तक नहीं आया। केवल अर्नब गोस्वामी एकमात्र ऐसा है जो हमारी बात सुनने के लिए यहाँ तक आया। एकमात्र यही ऐसा है, उनके हाथ में सर्जरी हुई है, आपको पता है उनके हाथ में कट है, लेकिन बावजूद उसके वो शख्स स्टूडियो में रात दिन एक किए हुए सिर्फ इसलिए कि सच आपके सामने आए। एकमात्र यही ऐसा चैनल है जो सत्य का साथ देता है, अन्य पर हमें किसी को भरोसा नहीं है, मात्र एकमात्र इसी चैनल पर हमें भरोसा है। मात्र जानते थे, हम जानते थे देश का भरोसा जीता है, तभी तो बने देश के नंबर 1 चैनल। क्या कहना है आपको बॉस? ये जी कविता देखिए, मैं आप सब लोगों को भरोसा दिलाए कि हम तो अब सच दिखाकर ही हाथरस से जाएंगे। मेरी ओर से सबको एक बात बताइए, अब सच दिखाकर पूरा एक्सपोज करके ही हम हाथरस से जाएंगे, बिना एक्सपोज किए हम नहीं जाएंगे। मैं अब श्वेता के पास जा रहा हूं। हाँ जी, बोलिए उनको, बोल दीजिए उनको, मैं सुनना चाहता हूं। बिल्कुल अर्नब गोस्वामी ने स्टूडियो से आप सभी को ये आश्वासन दिया है कि उनकी टीम जो यहाँ पर है, उनके 2 एंकर्स, 2 रिपोर्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, हम 4 लोग और हमारे साथ हमारे 4 कैमरा पर्सन, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलता आप लोगों को, देश की बेटी को, हाथरस की बेटी को। जिंदाबाद अर्नब गोस्वामी, जिंदाबाद अर्नब गोस्वामी। नहीं तो हम तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, बस नहीं, हमें जिंदाबाद नहीं चाहिए, हम सिर्फ अपना कर्तव्य कर रहे हैं। श्वेता, हम सिर्फ अपना कर्तव्य कर रहे हैं। श्वेता, लोग कहते हैं ना कि 2 दिन पहले तक हाथरस में तक वालों ने वहां पे 6 पॉइंट के टीआरपी वालों ने कोई फिल्म दिखाई थी, और सच्चाई सामने आती है तो पतली गली से लोग निकल जाते हैं। आपको आज क्या पता चला जब आप ग्राउंड पे रिपोर्टिंग कर रही थी, श्वेता? देखिए अर्नब, इस वक्त मैं विक्टिम की फैमिली के घर पर ही मौजूद हूं। जरा पहली तस्वीर में आपको दिखाती हूं कि 2 दिन तक यहां पर वो चैनल्स मौजूद थे जो इनके कान भर रहे थे, जो इनसे कह रहे थे कि आप ये कहिएगा, अगर रिपब्लिक आता है तो फिर आप दूर भाग जाइएगा। ये हमने खुद अपनी आंखों से देखा। लेकिन सवाल तो यह है कि कुछ लोग जो यहाँ मौजूद है जो कहते हैं, सर साइड हो जाइए, कुछ लोग जो यहाँ पर मौजूद है जो कहते हैं हम रिश्तेदार हैं, और जब हम पूछते हैं आपकी रिश्तेदारी क्या है तो आप बता दीजिए, तो कहते हैं नहीं वो हम नहीं बता सकते। ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर के अंदर मौजूद होते हैं, आते हैं, बैठते हैं, सुबह से शाम डटे रहते हैं, और जब हम सवाल करते हैं पीड़ित परिवार से तो वो कहते हैं नहीं, इनके सवालों का जवाब मत दीजिएगा, इनसे आप दूर रहिए। तो हम तो यही सवाल कर रहे हैं कि आप लोग कौन हैं? अगर आप डेलीगेशन है तो 5 सदस्य डेलीगेशन सिर्फ आ सकता है, भीड़ कैसे आप लगा सकते हैं? और कुछ लोग अभी भी डटे हुए हैं, जो परिवार के किस रिश्तेदारी के साथ नाते यहाँ पर बैठे ये हम अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं जरा, लेकिन हम समझने की कोशिश करते हैं। सर, आप परिवार के सदस्य हैं? What's your good name? आप ये बताइए मुझे, डेलीगेशन है आप डेलीगेशन है श्वेता त्रिपाठी रिपब्लिक से। अब बताइए आप क्या डेलीगेशन है? आप कहाँ से आए? वक्त आए सर? रात में आटा गूंद रही हैं आप। रात देखिए, मैं अर्नब यही आपको हकीकत दिखा रही हूँ। मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा कि जो भी लोग यहाँ पर आते हैं, ये परिवार अकेले नहीं रह सकता है। ये परिवार यहाँ पर लोग मौजूद रहते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता कौन है। क्या ये बता नहीं सकते कि ये डेलीगेशन है तो किससे जुड़े हुए हैं? क्या ये बता नहीं सकते अगर यहाँ पर बैठे हैं रात के वक्त, आप समझिए रात के वक्त आकर के क्या हो रहा है? रात के वक्त सहानुभूति नहीं हो सकती, रात के वक्त मदद नहीं हो सकती, पूरा दिन बचा हुआ है, तब आप क्यों नहीं आते? यानी कि आप ये समझिए कि कुछ ऐसा है जो ना सामने आए उसकी कोशिश हो रही है। और मैं इसीलिए लगातार ये कह रही हूँ, यहाँ से आज दोपहर में भी हमें हटा दिया गया, ये कहा गया परिवार आपसे बात नहीं करेगा। अभी आपने देखा वो हमसे पूछ रहे हैं आपका नाम क्या है। जब हमने पूछा अरे आप कौन है, आप तो बता दीजिए, हम तो आपसे बहुत शालीनता से बात कर रहे हैं, हम तो आपसे बहुत इत्मीनान से बात कर रहे हैं, फिर से एक बार बात करने की हम जरूर कोशिश करेंगे। ये डेलीगेशन, ये लोग बैठे हुए हैं, सर अब तो ये बता दीजिए कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं आप पर? हाँ ब्रदर, अब बताइए, आप भाई है ना, कौन है ये? आपके रिश्तेदार यहाँ पर हैं और बाकी लोग आकर के बैठे हुए हैं, क्यों? ये हमारी बुआ जी ने भेजे हैं। ये आपकी बुआ जी ने भेजे हैं? तो अगर आपकी बुआ जी ने भेजे तो अपने बारे में बता क्यों नहीं रहे कौन से रिश्तेदार? तो बता तो रहे हैं। वो तो हमें कह रहे हैं अभी नहीं बता रहे। नहीं, आप रहने दीजिए, आप भाई है ना, भाई है। जरा देखिए, मुझे ये बात बता दीजिए जरा कि आप
आपके रिश्तेदारों के अलावा यहाँ पर कौन कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या आपको कह रहे हैं बयान बदल दो, दबाव है कोई? खुलकर बोलिए, देखिए सच देश आपको देख रहा है, खुलकर कुछ नहीं बोल रहे कोई, ऐसा कुछ नहीं है। जो फोन पे बातचीत हो रही थी कि मुआवजे की जो रकम है वो 25 लाख मत लेना, 50 लाख देंगे, ये किसने कहा था? क्योंकि आपकी वो क्लिप, ऑडियो क्लिप आपकी थी, वो किसने कहा था? उसमें आवाज आपकी थी। बताइए, सवाल का जवाब दे दीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। तो ये बताइए, आप घुमा फिरा के ऐसी बात है क्यों कर? हम घुमा के काम, तो सीधा सवाल करें। मतलब हम अपने बहन के कागज जो उसको बेच दें, ठीक है? क्या बेचेंगे आप? हम बेचने की और सब खरीदने की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो सीधे सीधा पूछ रहे हैं कैसे बात कि परिवार ने क्या बात की, किसी से बात हुई परिवार की, आपसे किसी ने फोन पे बात की? मेरे को ध्यान नहीं इतना, अब आप कोई हो तो बता दीजिए, मैं बस सुन के बता दूंगा। हाँ, एक आवाज आई जिसमें ये कहा गया कि धरना मत खत्म करिएगा। अरे अब जवाब देने दीजिए सर। अरे सर, अंग्रेजी में बोल करके कोई फायदा नहीं है, बात सवाल कर ले। अब देखिए, यही अर्नब, मैं यही दिखा रही हूँ, अभी तक रिश्तेदारी नहीं बता रहे थे, अब कह रहे हैं नहीं बुआ जी ने भेजा है। अब बुआ जी कहाँ सर है, कैसे नहीं पता? मैं इनसे सीधा सवाल कर रही हूँ, परिवार है, हम संवेदना, हमारी संवेदना है इनके साथ, लेकिन ऑडियो जो सामने आया है, बातचीत हो रही है, देखिए कितना भड़क रहे हैं, कितना भड़क रहे हैं अर्नब, देखिए कितना भड़क रहे हैं। मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि आखिर इतनी समस्या। अच्छा, आपसे हम बात कर रहे हैं, आप बोलिए, शांत हो जाए। हम नहीं, आपसे ना करें। सुनिए, मुझे बता दीजिए कि आखिर ये सब कुछ जो हो रहा है, आप लोगों आपको कांग्रेस ने कितना चेक दिया? चलिए, मैं ये समझ लीजिए, यही हो रहा है यहाँ पर, ये हम लगातार यहाँ पर देख रहे हैं, यही चीजें होती हैं जब भी हम बात करते हैं, सवाल करते हैं। मैं तो देख के आश्चर्यचकित हो गया। मुझे लगता है कोई बाहर के लोग वहाँ पे आके घर वालों को तंग कर रहे हैं। श्वेता, घर वालों को तंग कर रहे हैं। श्वेता, मुझे पहले बताया गया था कि भीम आर्मी और कांग्रेस के नेता वहां पे बैठे हैं, मुझे लग रहा है ये घर का कब्जा करने के लिए बैठे हुए हैं वहां पे। ये लोग पीड़ित परिवार को की नहीं, दंगाइयों की मदद करना चाहते हैं। मुझे नहीं पता वो कौन है वो लोग। तो देखिए श्वेता, आपकी रिपोर्टिंग और कविता की रिपोर्टिंग पे बहुत रिएक्शन आ रहे हैं। मैं एक ही बात कहूंगा, आप लोग डटे रहिए और इस पर कल परसों 2-3 दिन में बहुत एक्सपोज करने वाले हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद कविता और श्वेता, दोनों लाइव हाथरस से। कविता और श्वेता, बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल मेरा है संबित पात्रा से। संबित पात्रा, आ जाइए डिबेट पे तारिक अहमद लारी के साथ, आ जाइए डिबेट पे रोहित अग्रवाल, धर्मवीर चौधरी और विनोद सिंह के साथ। संबित पात्रा डिबेट शुरू करे। ममता काले, संजीव उनियाल, विनय सिंह भी हमारे साथ है। सॉरी थोड़ी देर हो गई, मगर अगर आपने बात सुनी संबित पात्रा, तो वहां पे तो कुछ और ही माहौल है। जैसे लोग कहते हैं तक वाले सब भाग गए वहां से, जैसे कहते हैं ना संबित पात्रा, मदारी जब खेल खत्म करता है तो कहता है खेल खत्म पैसा हजम। हाथरस के गिद्दे, तुमने यही किया, खेल किया और फिर सच्चाई हजम कर भाग गए। ये खबर दिखाने नहीं, वहां पे ये लोग यही ड्रामा करने गए थे। ये खबर दिखाने नहीं संबित पात्रा, ये मदारी का खेल दिखाने गए थे। ये खबर दिखाने नहीं, झूठ और नफरत फैलाने गए थे संबित पात्रा, और इनका काम पूरा हो गया, इसलिए अब वो वहां से भाग गए। मगर सच्चाई रिपब्लिक भारत दिखाएगा, और सच्चाई यह है कि अब कड़े सवाल किए जा रहे हैं कि हुआ क्या था, पीड़िता के साथ हुआ क्या था। यह बलात्कार और सामूहिक बलात्कार की बात कहां से आई, इसके पीछे तथ्य क्या है, यह सवाल मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है भारत। संबित पात्रा डिबेट करें। देखिए अर्नब जी, वैसे तो आपके कार्यक्रम का नाम और आपके डिबेट का नाम जो आज पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है वह पूछता है भारत है, मगर आज मैं ससम्मान कहना चाहूंगा, आज जानता है भारत। आज ये जो बंटी बबली हैं और आज ये जो रावण हैं, इनको पहचानता है भारत। अब जानता है भारत कि इनका मंशा क्या है, आखिर ये क्या चाहते हैं। देखिए 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तब से एक गैंग है जिसको आपने बिल्कुल सही तरीके से पहचाना है, जिनका नाम टुकड़े टुकड़े गैंग है। वो हर विषय में देश को किस प्रकार टुकड़े टुकड़े करके बांटा जा सके, यही उनका प्रयास होता है। मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है, हाथरस हो या राजस्थान हो, कहीं भी अगर एक महिला के साथ कोई जुल्म होता है, रेप हो या रेप नहीं हो, केवल गला दबाने की कोशिश हो या अत्याचार हो, अत्याचार होता है, न्याय की मांग होनी चाहिए। मगर अगर आप वैमनस्यता करने की कोशिश करें, आप लोगों को भड़काने की कोशिश करें, झूठ का सहारा लेके जातियों के बीच में वैमनस्यता पैदा करे, तो स्वाभाविक है भारत पूछेगा और भारत को पूछने संबित पात्रा, धर्मवीर चौधरी, संबित पात्रा, धर्मवीर चौधरी टक्कर। आप भेजेंगे
संबित पात्रा। धर्मवीर चौधरी जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, इतने उत्तेजना में मत आइए। एक सवाल पूछना चाहूंगा धर्मवीर चौधरी, चिल्लाइए मत, गला भी खराब हो जाएगा, आप नीचे गिर भी जाएंगे। धर्मवीर चौधरी जी, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, आपने वो वीडियो देखा था जिसमें बंटी और बबली, ये भाई और बहन, गाना गाते हुए कार चलाते हुए हाथरस जा रहे हैं? अर्नब गोस्वामी और बबली, जानना चाहता हूं, कोई ऐसा व्यक्ति पूरे दुनिया में है क्या जो गाना गाते हुए संवेदनशीलता देने जाता है? आप मुझे बताइए, पूरे विश्व में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कार चलाते हुए, गाना गाते हुए, पिकनिक मनाते हुए हाथरस जाके कहता है कि मैं संवेदनशीलता जताऊंगा? दूसरी बात है, पहली बात तो परिवार के सदस्यों को पहला कि आप सीबीआई की जांच की मांग करिए। मैंने वो वीडियो भी देखा जिसमें कोई परिवार के पिताजी को कह रहा था कि आप सीबीआई की जांच मांग करिए, सीबीआई की जांच मांग करिए। बाद में जब योगी जी ने कहा कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, तो क्यों कुछ लोग कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच नहीं होनी चाहिए? क्यों कुछ लोग अब यू टर्न ले रहे हैं? यह सवाल भी उठता है। दूसरी बात है, देखिए मैं खुद एक डॉक्टर हूं, सफदरजंग पूरे देश का एक बड़ा अस्पताल है। जब सफदरजंग से रिपोर्ट आया है और जब जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश से रिपोर्ट है और घर पे बैठे इसमें बलात्कार नहीं हुआ है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कुछ लोग आमादा क्यों है इसे सिद्ध करने के लिए कि बलात्कार ही हुआ है। अरे जांच हो रही है, एसआईटी की जांच चल रही है, आप जांच के रिपोर्ट के लिए इंतजार नहीं डॉक्टर के नाम पे कलंक हो तो आग लगे। आप चाहते हैं कि दलित और सवर्णों के बीच में लड़ाई हो, आप चाहते हैं कि विनोद सिंह में दंगे हो जाए। अरे धिक्कार हो आप लोगों के ऊपर। विनोद सिंह और रोहित अग्रवाल, सारे लोग, विनोद सिंह और रोहित अग्रवाल दोनों संबित पात्रा से सवाल कर रहे हैं। विनोद सिंह और रोहित अग्रवाल, संबित पात्रा एक मिनट रुक जाइए, संबित पात्रा जी रुक जाइए, संबित पात्रा जी रुक जाइए। दूसरे तरफ से आप पर सवाल किए जा रहे हैं, आप बताइए विनोद जी। विनोद नहीं, आप दोनों बोलिए एक के बाद एक, विनोद और रोहित। कुछ तो शर्म करो, महिला सम्मान पे बात कर लो। महिला सम्मान पे कब बात करोगे? इनकी तानाशाही, इनकी जुमलेबाजी से देशवासियों को हम बचाएंगे। आप विपक्ष की आवाज दबाएंगे, ये झूठे जुमलेबाज को आप बुला के आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, उस परिवार को आप बोली लगाने का काम कर रहे हैं। उस परिवार आप दोनों को रखिए 2 वर्सेस 1, और जो उस परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता है, सहानुभूति रखता है, आप उसको अपमानित करने का काम करते हैं। पीड़ित परिवार के साथ है, ये जुमलेबाज करने वालों के साथ है, देशवासी नहीं, रेप करने वालों के साथ, आप देशवासियों से धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। जवाब दो, ये जुमलेबाज है। अर्नब गोस्वामी किसके साथ है? आपका चिल्लाना खत्म हो गया। रोहित अग्रवाल, नहीं, मेरा नाम लेके सवाल किया इन्होंने, मेरा नाम लेके सवाल किया है उन्होंने, मैं भी नाम लेके जवाब दूंगा। रोहित मेरी बात सुनो, रोहित मेरी बात सुनो, रोहित मेरी बात सुनो। रोहित ने मेरे नाम लेकर सवाल किया है, जवाब तो मिलेगा। संबित पात्रा से पूछो। अरे मैं पहले जवाब दूं, संबित उसके बाद, पहले मैं जवाब दूंगा। मेरा नाम लिया आपने, व्यर्थ में मेरा नाम नहीं लेंगे रोहित अग्रवाल। अरे भाई रोहित, नाम लेके सवाल लिया पूछा है तो जवाब तो लेना पड़ेगा ना। मैं देखिए रोहित जी, मैं आप इस तरह की बात करते हैं तो मैं बैठने वाला आदमी तो हूँ नहीं। आप मुझे जानते हैं बहुत दिनों से रोहित अग्रवाल जी। रोहित जी एक मिनट, शांत रोहित, गदाधारी भीम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ गदाधारी भीम, शांत गदाधारी भीम, शांत मान्यवर, शांत हो जाइए। भीम नहीं है, बीपी बढ़ जाएगी। ये मान्यवर भी नहीं है, ये गदाधारी भीम भी नहीं है, ये सब रावण सेना है। और ये बंटी बबली के ये बंटी बबली के लोग हैं, ये बंटी बबली के लोग हैं, ये गदाधारी भीम नहीं है। ये आपको गदाधारी भीम दिख रहे हैं? अरे गदाधारी भीम तो सत्य के लड़ते थे, ये सारे लोग गिद्ध है, गिद्ध। ये गिद्ध है, ये केवल किस प्रकार से राजनीति करे, ये राजनीतिक गिद्ध है, वल्चर्स है, वल्चर्स। और देखिए इतना चिल्लाना बंद करिए, आप दोनों का लैरिंग्स खराब हो जाएगा। बंटी बबली आपको नौकरी से बाहर निकाल देंगे। मेरी बात ध्यान से सुनिए और जवाब दीजिए, मुझे ये जवाब दीजिए। पहली बात है, क्यों नहीं चिंता करें आपकी? अरे भैया, मैं ह्यूमन राइट्स में विश्वास करता हूँ, आपकी चिंता क्यों ना करूँ? ये नहीं, आपकी चिंता करूंगा, ये मेरा कर्तव्य है। आपका गला खराब हो जाएगा, आपकी छाती पे
प्रेशर पड़ेगा, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। अब मेरी बात सुनिए, पहले आप ये बताइए कौन सा ऐसा व्यक्ति होता है जो पिकनिक मनाते हुए गाड़ी में गाना गाते हुए संवेदनशीलता जताने के लिए जाता है? आप बताओ जरा। राहुल गांधी खुद गिर पड़े थे, आपने देखा था? कौन खुद गिर जाता है? पहले ढूंढता है कि घास कहाँ है, पहले ढूंढता है कि कहाँ गिरूंगा तो ठीक से गिरूंगा, चोट नहीं आएगी, फिर अपने आप खड़े खड़े गिर जाता है। कमाल है, ये कमाल है बंटी बबली का। और इसको देखो, ये राजेश खन्ना बन के दोनों उंगली उठा उठा के, अरे भैया कुछ नहीं होगा ऐसे दोनों उंगली उठा उठा के बात करने से। शांति से सुनो राजेश खन्ना भैया। देखिए अर्नब जी, राजस्थान में अलवर में दलित के साथ रेप होता है। राजस्थान में 12 के अंदर 2 नाबालिग शेड्यूल्ड ट्राइब लड़कियों के साथ रेप होता है। अशोक गहलोत कहते हैं कि अरे ये बहनें तो चली गई थी रेप करवाने के लिए। संबित जी, ऐसा कोई कहता है? ऐसा कोई मुख्यमंत्री कहता है? मगर ये राजस्थान नहीं जाएंगे, ये छत्तीसगढ़ नहीं जाएंगे। नहीं अर्नब जी छत्तीसगढ़ के एक मंत्री रोहित अग्रवाल छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में जो रेप हुआ है, छोटा रेप है। हाथरस का रेप बड़ा रेप है। ये बड़ा रेप और छोटा रेप क्या होता है? क्या होता है ये बड़ा रेप और छोटा रेप? पहले ये दोनों बंटी बबली के एजेंट से पूछो आप अर्नब जी, ये बड़ा रेप और छोटा रेप का डेफिनेशन क्या होता है? अरे बताओ पहले बंटी, अरे दोनों बताओ। ये पहले इतना हिलना डुलना बंद करो, चिल्लाना बंद करो और बताओ ये बड़ा रेप और छोटा रेप क्या होता है? आपके मंत्री बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ में छोटा रेप हुआ, बाकी जगह बड़ा रेप हुआ। राजस्थान के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं नहीं, यहाँ पर लड़की अपने मन से चली गई थी, इसको हाथरस के साथ कंपेयर मत करो। अरे कमाल के लोग हैं आप लोग। जिस प्रकार सिलेक्टिव राजनीति करते हैं वो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। और मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप इस प्रकार से नहीं अर्नब जी, आपको समझना होगा, देश जान गया है ये रेप का भी क्लासिफिकेशन करते हैं। पहले जब कहीं भी रेप जैसे जघन्य अपराध होता है तो ये सारे बंटी बबली के एजेंट आपस में फोन करते हैं, हेलो ये रेप का विक्टिम, ये मुझे बताइए हिंदू है या मुसलमान है? फिर आता है रोहित जी से मैं रोहित जी से बात करना चाहता हूँ। रोहित जी ममता, एक मिनट रोहित जी जरा संबित पात्रा इन्होंने मुझे एक सवाल पूछा था, उस पर मैं जरा जवाब दे दूं। संबित जी एक मिनट शांत एक मिनट। ममता काले जी डिबेट में आइए और संजीव उनियाल जी आइए, जरा शांत हो जाए। रोहित जी आपने मेरे नाम को लेकर सवाल पूछा था तो मैं जवाब देना चाहता हूं, आप जरा मेरे जवाब को तो सुन लीजिए प्लीज। पहले आपने बाईं तरफ बैठे हुए जरा विनोद सिंह जी को शांत कर दीजिए, मैं एक जवाब देना चाहता हूं। जवाब तो सुनना चाहिए, ये तो गलत बात हो गई ना कि आपने मेरा नाम लेकर कुछ कहा और जवाब नहीं सुना। तो आपने मुझे कहा नहीं हाँ कई सारे चीजें आपने मुझे कही, मैं सिर्फ एक चीज आपको जवाब में आपको एक उल्टा सवाल करना चाहता हूं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी, अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज जो है, वहां की जो डिपार्टमेंट है, अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज की जो फाइनल रिव्यू हुई पीड़िता के केस पर, ममता जी, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता जी, मगर वहां पे लिखा गया कि किसी भी तरह का सेक्सुअल असॉल्ट या बलात्कार, यानी कि रेप, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार या सेक्सुअल असॉल्ट की कोई केस नहीं थी जब एग्जामिनेशन अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में हुई, और इसके दस्तावेज भी हमारे पास हैं। तो ये बहुत बड़ी बात हुई। दूसरी बात ये है, पीड़िता के मां के 3 असली वीडियो निकले हैं जो इंसिडेंट के अगले दिन, उसके 2 दिन बाद और 3 दिन बाद के। पीड़िता के मां ने एक भी टेप, इन तीनों में से एक भी में भी कोई बलात्कार, सामूहिक बलात्कार या सेक्सुअल असॉल्ट की बात नहीं की है। मैं तो सिर्फ यही 2 बातें कह रहा हूं, इसके अलावा जो वहां के लोग हैं, चश्मदीद गवाह हैं, वो भी कह रहे हैं। चौथी बात यह भी है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाया गया है, वो व्यक्ति जहां पे काम करते हैं, वहां पे 25 लोगों ने कहा है कि वो उस दिन काम पे थे जहां पे घटना हुई है, वहां से बहुत दूर। इसके अलावा एक और बात सामने आई है कि जहां पे घटना स्थल पर टूटी हुई चूड़ियां मिली हैं और पीड़िता है वो चूड़ियां नहीं पहनती थी।
तो टूटी हुई चूड़ियां किसकी हैं? इन सारे जो एंगल्स हैं, देखिए आपको राजनीतिक फायदा होगा इससे वो अलग बात है, मगर देखिए सच की बात कुछ और होती है। और हमने हाथरस में दंगे वाली सच्चाई दिखाई, हमने हाथरस में ममता जी जातिवाद वाला जंग दिखाई हमने, तो इन्होंने साफ सूंघ लिया। तक वाले वहां से बोरिया बिस्कर समेटकर झंडा बैनर उठाया, टेंट उखाड़ दी, धरने से टूटे और वहां पे भाग गए दिल्ली। यानी कि कुछ ना कुछ तो ड्रामा ये करने आए थे। जब इन्होंने पता चल गया कि रिपब्लिक भारत ये सब दिखा रहा है, पब्लिक सपोर्ट है हमारे साथ, तो भाग गए। तो इन बातों पर बात कौन करेगा? जो दावा कर रहे हैं कि वो निष्पक्ष खबरें दिखाते हैं, वो तो पीड़िता के भाई से वीडियो बनाने को कह रहे थे, पीड़िता से भाई से। अरे इस निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं है ये नौटंकी कहते हैं इसको। पहले पत्रकारिता सीखो फिर मैदान में आओ। ममता काले जी, ये गंभीर सवाल जो है कि बलात्कार की बात कहां से आई, इस पर का कोई सवाल नहीं उठाएंगे आप या संजीव उनियाल जी, आप डिबेट कीजिए ना उनके साथ। ममता जी, आपने मुझसे सवाल पूछा था। अर्नब जी, मैं तो जवाब दे रहा था आपको। ममता जी की बात सुन ले रोहित जी, ममता जी की बात सुन ले, उसके बाद रोहित ना आ रहा हूं। आप ममता जी की बात सुने, उसके बाद आ रहा हूं आपके पास। जी जी अर्नब जी, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं कि मुझे इतने मैसेजेस आए हैं मेरे ट्विटर में और इंस्टा के डीएम में आपकी हाथ की चोट को लेकर के। लोगों ने मुझे बोला कि ममता मैम आप जाओगे, जब अर्नब सर के साथ डिबेट करोगे, हमारी गेट वेल सून विशेष उनको देना, और इतने चिंतित थे। क्या आपको पता है कि उनको कैसे क्या लगा है? तो आप सोचिए कि लोग आपको कितना प्यार करते हैं, और ये प्यार आपने अर्जित किया है। ये डंडे के बल का प्यार नहीं है, आपने ये प्यार अर्जित किया है। और ये अभी हाथरस से हमें दिखाई दिया किस तरीके से लोग आपके लिए सुबह से इंतजार कर रहे थे। अब मैं इस विषय पर आती हूं जिस पर हम बात कर रहे हैं। देखिए, जहां तक ये विषय है हाथरस वाला, इसमें फिर से नारी जाति को शर्मसार करा है इन राजनीतिज्ञों ने। इन्होंने एक बेटी की हत्या की, एक बेटी की मौत हुई, और उसके ऊपर इतना गंदा इन्होंने इल्जाम लगाया कि उसका सामूहिक बलात्कार हुआ। शर्म आनी चाहिए इन लोगों के लिए कि राजनीति के नाम पर ये लोग कितना नीचे गिर सकते हैं। जातिगत दंगे फैलाने की पूरी तैयारी, दिल्ली के तर्ज पर दंगे, सूत्रधार वही है जिन्होंने बोला था आर पार की लड़ाई होगी दिल्ली में, जिन्होंने अपने लोग प्लांट किए थे, वही सूत्रधार है। और आप जाकर के राजनीति करते हो हाथरस में। ये 2 लाख रुपए की घड़ी और 50,000 का जूता पहनने वाले भाई बहन डीएनडी में तमाशा कर रहे थे कि हम पैदल जाएंगे। आप राजस्थान पैदल क्यों नहीं गए? एनसीआरबी का डेटा देखा है, एनसीआरबी का डेटा कहता है कि एससीज के साथ सबसे ज्यादा बलात्कार राजस्थान की बेटियों के साथ होता है। वहां क्यों नहीं गए? वहां पर यात्रा क्यों नहीं करी? वहां दरबार क्यों नहीं करी आप लोगों ने? शर्म चाहिए। एक बच्ची जो इस दुनिया में नहीं है, उसकी लाश पर राजनीति कर रहे हो। और अर्नब जी, एक और मोटस ऑपरेंडी इनकी मैं बताती हूँ, जो मैं अपनी छात्र राजनीतिक जीवन से देखती आई हूँ, ये कांग्रेसियों की, ये डेफिनेटली इस चक्कर में थे कि लड़की की बॉडी इनको मिले, ये जगह सड़कों में उस बॉडी को लेकर के जाके जुलूस निकाले और फिर दलित और ठाकुरों के दंगे करवा के वैसा ही नरसंहार करें जैसा इन्होंने दिल्ली में करा। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। अपनी ये दुनिया राजनीति पॉलिटिकल पैरामीटर से गुजर रहे हैं। इस देश में लोगों को कटवाओगे, इस देश में लोगों को जातियों में बांटोगे। हिंदुस्तान की जनता को इन्होंने जनता कभी समझा ही नहीं। संजीव उनियाल डिबेट में, संजीव उनियाल तारीख लारी, वो कहते हैं मान न मान मैं तेरा मेहमान, वो कहते हैं मान न मान मैं तेरा मेहमान। हाथरस पहुंच रहे नेता बिल्कुल ऐसे ही, इसी तरह से जनता उन्हें भगा रही है वहां से, और बेईमान लोगों का हिसाब जनता ही करती है, जनता ही कर रही है। ये जनता की बात सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है संजीव उनियाल जी। इन्होंने मन मान लिया है, इन्होंने थ्योरी लिख रही है, ये किसी की बात नहीं सुनेंगे। हाथरस की जीरो ग्राउंड लेवल से आपकी रिपोर्टिंग, अर्नब, आपकी जीरो लेवल से जो रिपोर्टिंग की गई है वो अपने आप में आंख खोलती है, आई ओपनर है। दूध का दूध पानी का पानी करती है कि आज हाथरस की जनता वहां बैठी हुई क्या कह रही है। आज हाथरस की जनता जो कह रही है वही सच्चाई है, परंतु कोई भी मीडिया चैनल और रिपब्लिक भारत के अलावा वहां पर नहीं है। इससे पता लगता है कि आज देश के बाकी चैनलों की स्थिति क्या है। और शशि थरूर अपने खड़े होकर चैनल के सामने क्या कहते हैं? हाँ,
आज मौका का फायदा उठाने का टाइम है। शशि थरूर की बात पूरी जनता के सामने, पूरे भारतवर्ष के सामने है और वो लीगल रिपोर्ट आज एविडेंस के रूप में सबके सामने आ चुकी है। जबकि ये रेप अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है और उसकी माता, पीड़िता की माता ने अपना एडमिट नहीं किया। तो इन लॉ पॉइंट्स पर बात करने की 2 बजे बॉडी जलाई गई। ये मोमबत्ती 2 बजे बॉडी क्यों जलाई गई? जवाब दे रहे डीएम की इतनी हैसियत, इतनी औकात उस आदमी की, अर्नब ये कैसा चैनल को लेकर चल रहा है की इतनी औकात हो गई कि वो किसी को लात मारेगा। उस डीएम की इतनी औकात हो गई कि वो उसके चाचा को धमकी देगा। क्यों धमकी दे रहा था? किसके कहने पर धमकी दे रहा था? वो खबर रात में बॉडी क्यों जलाई? हिंदू धर्म का हिसाब से क्या रात में बॉडी जलाना जायज है? बलात्कार की बात किसने की? बॉडी जलाना बलात्कार की बात कहां से आई? बलात्कार की बात कहां से? विनय सिंह भी डिबेट पर है। विनय सिंह छिड़ककर बॉडी विनय सिंह भी डिबेट पे है। विनय सिंह जहां प्रियंका और राहुल गांधी इंसाफ की मांग करते हैं, वहां दंगे की साजिश कैसे हो जाती है? दिल्ली, शाहीन बाग, हाथरस, इंसाफ की लड़ाई दंगे पर कैसे आई? इंसाफ की लड़ाई अगर है तो दंगे पे कैसे आई? विनय सिंह जवाब दीजिए। विनय सिंह तालिक के साथ डिबेट पे आइए। अर्नब केवल एक मामला नहीं है हाथरस जहां ऐसा बवाल हुआ है, ऐसे 10 मामले हैं। सीए प्रोटेस्ट है, भीमा कोरेगांव है, झारखंड की पत्थलगड़ी है जहां एक पैटर्न है। और अर्नब, मैं घटना बताता हूं, सीपीआई माओवादी का 3.4.5 करके 9th कांग्रेस का डॉक्यूमेंट है। उस डॉक्यूमेंट में कहा गया है पुलिस फायरिंग, लॉकअप डेथ, रेप आर सम ऑफ द एग्जांपल दैट कैन बी यूज्ड टू राउज मासेस इनटू ओपन बैटल। ये मिलिटेंट स्ट्रगल की बात है। सीपीआई माओवादी के डॉक्यूमेंट में, अर्बन पर्सपेक्टिव में उसी पर्सपेक्टिव को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। एक जो समाज का फॉल्ट लाइन है उसको इस्तेमाल करके समाज को देश के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। विद्रोह की साजिश रची जा रही है। आप ये बताइए कि अगर ये अरे शर्म करो बे औलाद की सेना, शर्म करो शिखंडी के सेनापति, शर्म करो शिखंडी के सेनापति। बाप रे, ये क्या बोल रहे हैं राहुल गांधी? शिखंडी के सेनापति हो तुम लोग उसके सिपाही हो। अरे राहुल गांधी को क्या बोल रहे हैं भैया? अपने ऊपर आ गए तो राहुल गांधी याद आ गए। अरे हर चीज में आपको राहुल गांधी याद आ जाते हैं, क्या मामला है? अच्छा, चिलम ज्यादा हो जाती है। नहीं, इसमें हा हंसने की क्या बात है? आप अभी बोल रहे हैं रेप का संवेदनशील मामला है और इसमें हा हंस रहे हैं। अरे बेशरम इंसान, ये हा हंसने की क्या बात है? नहीं, ये अपना बत्तीसी क्यों दिखा रहे हैं? इतनी खुशी की बात, बत्तीसी दिखा के ताली क्यों मार रहे हैं? नहीं, ये बत्तीसी दिखा के ताली क्यों बजा रहे हो भैया? अर्नब जी, आप इनके व्यवहार को देखिए, ये देखिए करंट लगा है इनको, ये कैसे हिल रहे हैं, बत्तीसी दिखा के ताली मार रहे हैं। आपको लगता है ये लोग वहां संवेदनशीलता के लिए जा रहे हैं? अरे ये सारे लोग चंद पैसे के लिए, और वो पैसा भी पीएफआई का है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का है। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल और पीएफआई का पैसा लेके यहाँ पर आकर उनके एजेंट बने हुए हैं। अब पूरा हिंदुस्तान ये जान गया है। ये क्या ऐसा कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हो? तुम क्या करोगे औरत के बारे में? ये क्या ऐसे हाथ क्या कर रहे हैं? ये गलती से रिया वाला डिबेट छोड़ के इसमें क्यों आ गए हैं? ये गांजा वाला डिबेट से उठा के इनको क्यों लाया हो? ये कौन गांजा वाला है? नहीं, ये कौन गांजा वाला है? बार बार गांजा पीने की एक्टिंग कर रहा है। बैठो तुम जाके साइड में, यहाँ चुपचाप हल्ला मत मचाओ। मिस्टर गोस्वामी, इतने सेंसिटिव इश्यू में इस प्रकार के लोगों को लाना ये उचित नहीं है। ये जो लोग हैं ये चाहते हैं कि देश में पूरी तरह से माहौल बिगड़ जाए। आप देखिए, ये वही लोग हैं जो पीएफआई और एसडीपीआई से पैसा लेकर के एंटी सीएए के राइट करवाया इन्होंने दिल्ली में। इन्होंने दिल्ली में 50 से भी अधिक लोगों की मृत्यु का कारण यही लोग दंगे करा करके 50 से अधिक लोगों को मारा है इन्होंने दिल्ली में। और अब उत्तर प्रदेश में उसी प्रकार का माहौल बनाना चाहते हैं। देखिए, अगर संवेदनशीलता दिखानी थी तो जब हमारी बहन, जब हमारी बेटी जीवित थी, इनमें से एक भी आदमी उसका सुधरने नहीं गया। मैंने इनमें से एक भी आदमी को सुध लेने जाते हुए नहीं देखा जब हमारी बिटिया जिंदा थी। और जैसे ही उसकी मृत्यु हो गई, ये सारे गिद्ध बन के लाश के चारों तरफ मंडराने लगे राजनीति करने के लिए। मैं आज मैं ये सवाल पूछता हूं, आप सीबीआई की जांच से डरते क्यों हैं? आप सीबीआई की जांच से डरते क्यों हैं?
और अर्नब जी, आपको एक बात शायद पता नहीं है, इनमें से कुछ लोगों ने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन में अपील किया है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने चिट्ठी लिखा है, इनके कहने पर चिट्ठी लिखा है कि इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना चाहिए, इसको UNHRC में जाना चाहिए। ये इस प्रकार के लोग हैं, ये देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं। कान खोल कर अरे बंटी और बबली के एजेंट, पहले ये बताइए रेप छोटा और बड़ा कैसे होता है? जो छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में रेप हुआ, वो रेप छोटा कैसे है? जो रेप राजस्थान के 12 जिला में हुआ है, जहां 2 नाबालिग बच्चियों के साथ रेप हुआ, वो शेड्यूल ट्राइब की बच्चियां थी, उनका रेप छोटा रेप कैसे हो गया? ये बंटी बबली वहां क्यों नहीं गए? ये रावण वहां क्यों नहीं गया? सारा बंटी बबली प्रमाण तो नहीं है ना ममता काले जी को। एक ही बात मैं कहूंगा अंत में, अभी तक आपके पास 100% प्रमाण कहां से आ गए कि बलात्कार या सामूहिक बलात्कार की बात हुई? अगर बलात्कार और सामूहिक बलात्कार की 100% प्रूफ अभी तक नहीं है कि हुई है, तो आप उसको लेकर राजनीति क्यों कर रहे हैं? इससे गिरी हुई बात कुछ और नहीं हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन को होने दीजिए ना, आप क्यों कह रहे हैं? आप पहले पता कीजिए अटैक किसने किया था पीड़िता पर। बिल्कुल मारा किसने था उन्हें? सीबीआई का डायरेक्टर मारा किसने था ममता जी? प्रॉब्लम ये है पीड़िता को मारा किसने था? जिनको ये देश बेरहमी से पीड़िता को मारा किसने? जिसने मारा क्या उन्होंने चूड़ियां पहनी हुई थी? वहाँ पे टूटी हुई चूड़ियां क्यों मिली? वो कौन है जिसने पीड़िता को मारा? टेस्ट का विरोध करते हैं ये, क्यों नहीं होने दे रहे ये सब? तो कराइए नार्को टेस्ट। औकात के वो चाचा को लात मारे। भदोई पर आप नहीं बोलोगे, भदोई पर नहीं बोलोगे, बलरामपुर पर नहीं बोलोगे। ये औकात जैसे शब्दों का इस्तेमाल मत किया कीजिए आप। ये राजनीति करने के लिए बैठे हुए आप यहाँ पे। आप क्यों नहीं चाहते कि उस बच्ची के जो दोषी है, जिन्होंने जो भी है वो उनका पर्दाफाश हो, उनके नाम सामने आए? क्यों नहीं चाहते हो आप? क्या घटिया राजनीति आप लोग यहाँ पर कर रहे हो? कब तक राजनीति के तवे पर अपनी रोटी सेक करके हिंदुस्तान की जनता को अपनी राजनीति में इस्तेमाल करोगे? स्वतंत्र भारत के बाद से आज तक यही काम करते हो। अरे हमको भी इंसान समझो भाई, इस देश की जनता को इंसान समझो, उनको सिर्फ अपना वोट बैंक मत समझो कि यूज करा, इस्तेमाल करा, उसके बाद उठा करके फेंक दिया। आपको कब से बच्चियों की चिंता होने लगी? आपको कब से माताओं की चिंता होने लगी? आपको कब से चिंता होने लगी? आपके यहाँ तो भाई बड़े रसूखदार लोग रहते हैं ना, महंगे कपड़े पहन के सड़कों पर निकल जाते हैं नाटक करते हुए। कभी चले 1 किलोमीटर चले ये धूप में? कभी देखिए, हम तो इन्वेस्टिगेट करेंगे और हमने पूरी टीम वहां पे भेजी हुई है, पूरी टीम भेजी हुई है। हमारी SIT टीम कभी हार नहीं मानती। भारत की सबसे बड़ी SIT टीम रिपब्लिक नेटवर्क के पास है, हम तो निकाल के रखेंगे सच्चाई को दोस्तों। मगर ये समय शांत रहने का नहीं है, साजिशों को जवाब देने का समय आ गया है, क्योंकि कुछ लोग हैं हमारे आसपास ही हैं जो निष्पक्ष खबर दिखाने का झूठ बोलकर साजिश करने वालों को छिपा रहे हैं। दोस्तों, इन लोगों को पहचानिए, क्योंकि ये देश के सामने कहेंगे कि हम सत्य के साथ हैं, लेकिन हर बार इनका हाथ आरोपियों के साथ ही मिलता है। शाहीन बाग हो, सरजील इमाम हो, ताहिर हुसैन हो, दिल्ली दंगे हो, पालघर हो, या फिर इस बार सुशांत की खबर हो, या अभी जाके जो ये खबर आई है हाथरस में। क्योंकि हारे हुए लोग हैं, जनता ने इनका बहिष्कार कर दिया है, इसलिए ये लोग सच्ची खबरों की हत्या करके उसमें साजिशों का मसाला डालते हैं। ये लोग समाज में शांति के दुश्मन हैं। आप पीछे मुड़कर देख लीजिए, जब भी साजिश करने वालों के विरोध की बात आई, अफजल गुरु, ताहिर हुसैन, रिया चक्रवर्ती, यही लोग तकवाले उनके साथ खड़े मिले। आखिर क्यों? सच्चाई के साथ खड़े लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? दोस्तों, राष्ट्र की रक्षा के लिए, सच्चाई की सुरक्षा के लिए ऐसे लोगों को बेनकाब करना जरूरी हो गया है। बहिष्कार ही इनका इलाज है। दोस्तों, आइए और इनका पक्का इलाज करिए। हाथरस की और सच्चाई और सुशांत सिंह राजपूत के बारे में हमारी SIT टीम की लेटेस्ट खबर लेकर कल शाम 7 बजे, ठीक शाम 7 बजे आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।